नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। इस वीडियो के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीके का एक नया सीरीज। आप जैसे देख रहे हो टॉप 500 जीके सीरीज, और ये इसका है पार्ट 1। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। पूरा का पूरा 500 का जो जीके है सीरीज इसको कंप्लीट करेंगे, और ये स्पेशली फॉर रहेगा रेलवे एसएससी का, और सारे के सारे जो क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड रहेगा। और टारगेट यही करें कि जितना भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक वीडियो लेक्चर पर, चाहे वो 10 हो, 12 हो, 15 हो, ऐसा नहीं कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका आंसर उसको ही डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ जो भी रिलेटेड फैक्ट्स है और इन्फॉर्मेशन है, और या तो यहाँ पे कंसेप्ट की जरूरत हो वहाँ पे आपको डिस्कस करते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं हमारा प्यारा तिरंगा से। देखिए क्वेश्चन क्या है, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सारे आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, देख रहे हैं अब जो देख रहे हो ये तिरंगा का डिजाइन है। ये डिजाइन कौन दिया था? ठीक है, आंसर नोट करना, पिंगली वेंकैया। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रेलवे एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। पिंगली वेंकैया, आपको नाम याद रखना है, डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग। बाकी देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनता है। देखिए जैसे यहाँ पे दो तिरंगा है, जैसे ये वाला ओल्ड वाला है। ठीक है, पहले ये जो सिंबल था यहाँ पे चरखा का सिंबल होता था। चरखा जो गांधी जी यूज करते थे वही सिंबल होता था। बाद में ये किसमें कन्वर्ट हुआ? ये चक्र में कन्वर्ट हुआ। इसको धर्म चक्र या अशोक चक्र के चक्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो चक्र है ये कब रिप्लेस हुआ? ये चरखा जो था चक्र में कब रिप्लेस हुआ? आपको याद रखना है डेट। ये क्या होगा? 22 जुलाई 1947 को, और यही डेट को एडॉप्ट हुआ था जो तिरंगा कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाकी यहाँ पे जेल नेहरू से आपको एक क्वेश्चन आता है तिरंगा से रिलेटेड। क्या ये एक लिखे थे कोट, आपको ध्यान रखना है। A flag is not only a symbol of our independence but also the freedom of all people। ये दिए थे जेल नेहरू ने। ठीक है, इसमें और क्या क्वेश्चन बनते हैं? क्वेश्चन बनता है रेशियो। रेशियो किसका? लेंथ और विड्थ का। ठीक है, ये जो तिरंगा है उसका लेंथ और विड्थ, मतलब ये वाला लेंथ और ये विड्थ का ये रेशियो कितना है, तब आप ध्यान रखना है 3:2। ठीक है, लेंथ कितना होता है 3 और विड्थ कितना होता है 2। ये रेशियो में कोई भी तिरंगा होगा तो इस रेशियो में उसको बनाया जाएगा। सपोज ये 3 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 मीटर हुआ, ये 2 मीटर, या तो ये 6 सेंटीमीटर हुआ, ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही रेशियो में बनेगा। बाकी आपको पता होगा तिरंगा में 3 कलर है। इसको बोला जाता है सेफ्रॉन कलर बोला जाता है। ये है तो पता है आपको व्हाइट है, और ये क्या है? ग्रीन है। ये जो कलर है अपने आप में कुछ इंडिकेशन देते हैं, या तो सिंबल मानते हैं इसको। ये किसका सिंबल है? सेफ्रॉन जो माना जाता है करेज। ठीक है, और ब्रेवनेस का जो सिंबल है, ठीक है, ये सेफ्रॉन का है। व्हाइट माना जाता है प्योरिटी, या तो ट्रूथ, या तो पीस, इसका सिंबल है। कौन सा? व्हाइट सिंबल। ग्रीन किसका है? प्रोस्पेरिटी। ठीक है, और ग्रोथ बोल सकते हो, सिंपली ग्रोथ भी बोल सकते हो, इसका सिंबल है। और बीच में जो ये चक्र रिप्रेजेंट प्रोग्रेस। ठीक है, चक्र किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रोग्रेस। इंडिया का जो प्रोग्रेस है उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे जो स्पोक व्हील है ये 24 स्पोक व्हील होता है यहाँ पे, और इसका कलर क्या होता है? नेवी ब्लू होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये आंसर ध्यान रखना है, पिंगली वेंकैया, डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। Which of the following imparts deep blue color to glass। ठीक है, ये सब कौन सा जो मेटल है उसको ऐड करने में ग्लास का कलर क्या हो जाता है? डीप ब्लू। आपको पता होगा ग्लास भी बहुत तरह के कलर का आता है, आप यूज करते हो। जैसे डेली लाइफ में जो यूज करते हो उसका कलर कुछ अलग होता है, लेबोरेटरी ग्लास का कलर अलग होता है, बाकी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं वो ग्लास का कलर अलग होता है। डेकोरेटिंग के लिए जो ग्लास यूज किया जाता है उनका भी कलर कुछ अलग होता है। तो ये कलर जो ग्लास में आता है ये कहाँ से आता है? ठीक है, ये कुछ मेटल यहाँ पे ऐड किया जाता है। जैसे यहाँ पे पूछा है कि डीप ब्लू कलर जो होता है ये किसके वजह से होता है? आपको ये ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। इसको अगर ऐड किया जाएगा ग्लास में तो उसका कलर क्या हो जाएगा? डीप ब्लू कलर हो जाएगा। इसके साथ बाकी ऑप्शन देखिए, जैसे कैडमियम सल्फाइड, इसको ऐड करने से ग्लास का कलर जो हो जाता है वो होता है येलो कलर। क्रोमियम ऑक्साइड, इसको जो ऐड करने से ग्लास का कलर हो जाता है डीप ग्रीन कलर हो जाता है, डीप ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन बोल सकते हो। सेलेनियम ऐड करने से इसका कलर हो जाता है रेड कलर। ठीक है, कभी कभी ग्लास मेकिंग का प्रोसेस से क्वेश्चन आता है कि ग्लास बनता कैसे। ठीक है, ग्लास के लिए जो इनग्रेडिएंट या तो रॉ मटेरियल बोल सकते हो, इसके लिए क्या चाहिए? या तो सैंड मतलब क्या? बालू, जिसको बोलते हैं सिलिका। ठीक है, सिलिका और तो बोला जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ऐसा ही O2 बोला जाता है। ठीक है, 70 से 75% होता है ये मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है? सैंड और सिलिका। उसके साथ साथ क्या ऐड किया जाता है? ऐड किया जाता है क्या? पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट या तो सोडियम कार्बोनेट या तो लीड ऑक्साइड, बहुत सारी चीज ऐड किया जाता है। आपको ध्यान रखना है मेन कंपोनेंट जो है सिलिका है 70 से 75%। और ये कलर के बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और ब्लू कलर के लिए कौन सा होगा? कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है,
देखिए ये क्वेश्चन है, द गॉड हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग वेद। हिस्ट्री से क्वेश्चन है, वैदिक एज से क्वेश्चन है। आपको पता होगा 4 टाइप के वेदस होते हैं, जैसे एक हो गया ऋग वेद, फिर हो गया क्या साम वेद, ठीक है, फिर हो गया क्या यजुर्वेद, फिर हो गया क्या अथर्ववेद। सुने होंगे नाम, थोड़ा थोड़ा जो इसके बारे में जान लेते हैं, ऐसा तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको थोड़ा जान लेते हैं। पहले क्वेश्चन यहाँ पे जो है देखिए, ऋग वेद का जो प्रोमिनेंट गॉड किसको माना जाता है, ये होगा इंद्र। वैसे तो अग्नि भी उसमें इंक्लूड है ऋग वेद में, ठीक है, विष्णु नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, इंद्र को जो प्रोमिनेंट गॉड माना जाता है। इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकते, सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है, ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, ऋग वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। ऋग वेद से और क्या क्वेश्चन आता है, जैसे आपको मंत्र पता होगा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है, गायत्री मंत्र, ठीक है। ये गायत्री मंत्र किसमें इंक्लूड है, गायत्री मंत्र किसमें इंक्लूड है, ऋग वेद में, आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा आपको डीप में बता दूं, जैसे आप बुक लेते हो, बुक में क्या होता है, उसका पार्ट होता है, जैसे यूनिट या तो चैप्टर बोला जाता है, वैसे ऋग वेद में उसका कुछ पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, मंडल बोला जाता है, ठीक है, मंडल। और इस पे कितने मंडल होता है, क्वेश्चन आएगा तो 10 मंडल होता है। उसमें से तीसरा वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा मंडल में किसके बारे में बोला गया है, ये जो क्या है गायत्री मंत्र के बारे में, कौन सा मंडल में वर्णित हुआ है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो कौन सा होगा, मंडल 3 नंबर मंडल, तीसरा मंडल में वर्णित हुआ है, किसके बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ऋग वेद है, वेद का मतलब क्या है, वेद का मतलब होता है नॉलेज, ध्यान रखना, ज्ञान, ठीक है। और इससे ऋग वेद से और एक क्वेश्चन क्या आता है, जो ऋग वेद का एक्सपर्ट होते हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्सपर्ट मतलब क्या, जो पुराना जमाना में इस वेद को अच्छा से समझते थे, बोलते थे, ठीक है, और किसी को समझा पाते थे, जो उन्हीं को बोला जाएगा एक्सपर्ट। जो ऋग वेद का जो एक्सपर्ट्स है उनको क्या बोला जाता है, उनको होत्रा या होत्री बोला जाता है, ठीक है, HOTR है या तो HOTRI, होत्रा या होत्री बोला जाता है। ऋग वेद से क्वेश्चन ये आता है। फिर आते हैं सामवेद। सामवेद से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, देखिए अगर क्वेश्चन ये आता है, द वेद रिलेटेड टू संगीत, ठीक है, या तो संग जिसको बोलते हैं, संगीत, ऐसा कौन सा वेद है जो संगीत से रिलेट करता है, तो क्या होगा, सामवेद। या तो बोल सकते हो नॉर्मली जो बोलते हैं पोएट्री, ठीक है, पोएट्री से रिलेट करता है, सारा का सारा यहाँ पे संगीत लिखा हुआ है, संगीत के बारे में लिखा हुआ है। और जो इनका एक्सपर्ट है, किसका, सामवेद का जो एक्सपर्ट है उनको क्या बोला जाता है, उद्गात्री, ठीक है, UDGATR है, उद्गात्री बोला जाता है, जो सामवेद का एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और इसका 3 ब्रांच होता है, इससे ऋग्वेद का क्या था, 10 मंडल था, यहाँ पे मंडल बोला जाता है, यहाँ पे नॉर्मली ब्रांच ही बोलोगे आप, 3 ब्रांच होता है, 3 शाखा होता है इसका, किसका, सामवेद का, ठीक है। फिर देखिए यजुर्वेद है, इससे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी जान लीजिए, इसमें 2 ब्रांच होता है, ठीक है। और ये प्रोस प्लस पोएट्री दोनों होता है, ठीक है, दोनों यहाँ पे लिखित है। इसके बाद इसका जो एक्सपर्ट है, ठीक है, जो यजुर्वेद का एक्सपर्ट है, बोलते हैं, इसको समझते हैं और समझा पाते हैं किसको, यजुर्वेद का जो एक्सपर्ट है उनको क्या बोला जाता है, इनको अथर्वयु बोला जाता है, ADHVARYU, अथर्वयु बोला जाता है, ठीक है। आते हैं फिर लास्ट वाला जो वेदस आपका रिमेनिंग है, अथर्ववेद। इसे तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, आयुर्वेद, ठीक है, आपको पता होगा आयुर्वेद क्या है, जो बीमारियों से लड़ने का जो फॉर्मूले होते हैं, पुराने फॉर्मूले, ठीक है, उनको कहा जाता है आयुर्वेद। आयुर्वेद को कहाँ से लिया गया, अथर्ववेद से, सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम बोल सकते हो, ब्रह्मवेद भी बोला सकता है, ठीक है। फिर तीसरा, ये अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, जादुई सूत्रों की पुस्तक कहा जाता है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल, ठीक है, जो जादू टोना, आप पता होगा जादू जो करते हैं, मैजिक करते हैं, उनके बारे में ये अथर्ववेद में लिखित हुआ है, ठीक है। ये 4 वेद के बारे में इतना क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋग वेद का जो प्रोमिनेंट गॉड किसको मानते हैं, इंद्र देवता को, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकटेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, टेम्पल से क्वेश्चन। वेंकटेश्वर जो टेम्पल है ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेंकटेश्वर क्वेश्चन मतलब ये जो फेमस टेम्पल आप समझ सकते हो, तिरुमाला तिरुपति जिसको बोलते हैं, तिरुमाला तिरुपति टेम्पल, ये टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, आपको पता होगा, इजी क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। तमिलनाडु से 2 इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, पहला क्या, मीनाक्षी टेम्पल, ठीक है, पता होगा, बहुत फेमस टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल। और एक क्या हो गया, वृद्धेश्वर टेम्पल, ठीक है, वृद्धेश्वर टेम्पल। ये दोनों टेम्पल रिलेटेड है किससे, तमिलनाडु में। फिर आसाम से कौन सा टेम्पल, आसाम से एक ही आपको याद रखना है, क्या, कामाख्या टेम्पल, ठीक है, कामाख्या टेम्पल, SHY, कामाख्या टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, आसाम में, ये आपको ध्यान रखना है। फिर राजस्थान में भी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, दिलवारा जैन टेम्पल,
ठीक है, दिलवारा जैन टेम्पल लोकेटेड इन राजस्थान, माउंट आबू। ठीक है, फिर आपको यार ये जो तिरुपति तिरुमला टेम्पल है इसको और क्या बोलते हैं, रिचेस्ट, ये सबसे रिचेस्ट टेम्पल है ऑफ वर्ल्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है, अगर तिरुपति तिरुमला या तो वेंकटेश्वर ऑप्शन में नहीं है तो और एक ऑप्शन आ सकता है क्या, पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ठीक है, ये कहाँ का है, केरला का, तिरुवनंतपुरम में है, तिरुवनंतपुरम उसका लोकेशन है। ठीक है, अगर रिचेस्ट टेम्पल में क्वेश्चन आए तो आपको टिक करना है, ये दोनों में से कोई भी एक आपका ऑप्शन में होगा, या तो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, या तो तिरुपति तिरुमला, या तो वेंकटेश्वर के नाम में जाना जाता है इनको, इस दोनों में से कोई भी आंसर होगा। और कहाँ पे, ये तिरुपति है आंध्र प्रदेश में, और ये जो पद्मनाभ स्वामी है ये कहाँ पे है, केरला में। इसके साथ साथ आपको इंडिया में जो है 4 क्या पिलग्रिम साइट्स या तो 4 धाम जिसको बोला जाता है इंडिया का, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैसे ईस्ट, वो ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। जो भी हिंदू है ये बिलीव करते हैं कि ये जो 4 धाम है या तो पिलग्रिम साइट से यहाँ पे जाने से उनको मोक्ष से प्राप्ति होता है। जैसे ईस्ट में आपको पता होगा उड़ीसा में ये स्थित है, कहाँ पे, पुरी जगन्नाथ, आपको पता होगा काफी फेमस, वर्ल्ड का फेमस है पुरी जगन्नाथ टेम्पल। ठीक है, वैसे वेस्ट में क्या है, द्वारिका नाथ, या तो गुजरात में यहाँ होगा द्वारिका टेम्पल बोला जाता है, शॉर्टकट इसको द्वारिका टेम्पल भी बोल सकते हो या तो द्वारिका नाथ भी बोलते हैं। वैसे नॉर्थ आपका जो नॉर्थ में है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ, और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है। उसके साथ साथ साउथ में आपको फेमस पता होगा रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, ये 4 धाम आपको याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 5। ये क्वेश्चन सेंसस से, कोई भी एग्जाम हो चाहे एसएससी और रेलवे, हर एक शिफ्ट में सेंसस से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। सेंसस क्या है, जनगणना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है भारत की जनगणना, पिक्चर दिख रही है 2011 का जो लोगो है इस टाइप का लोगो था। ठीक है, और यहाँ पे सेंसस 10 साल में एक बार होता है, आपको पता होगा 10 ईयर में एक बार होता है। 11 में हुआ था, फिर कब होगा, 21 में होगा, 2021 में ही होगा, नेक्स्ट सेंसस होगा। इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था, 1872 से लॉर्ड मियो के द्वारा शुरुआत हुआ था। बट 10 ईयर का जो प्लान है, 10 साल के बाद होने का जो प्लान है, इसका शुरुआत हुआ था 1881 से, 10 साल से फिर एक बार हुआ। ठीक है, एवरेज। और ये जो सेंसस से होम मिनिस्ट्री के द्वारा रेगुलेट होता है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। यहाँ पे जो सेंसस के दौरान यहाँ पे क्या होता है, कमिश्नर, सेंसस कमिश्नर बोला जाता है उनको, सेंसस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है जो इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, वैसे ही जो 2011 का जो सेंसस कमिश्नर था वो कौन था, मिस्टर चंद्रमौली, आपको ध्यान रखना है, ये पूछता है चंद्रमौली। ठीक है, मिस्टर चंद्रमौली जो सेंसस 2011 का ये सेंसस कमिश्नर थे। ठीक है, और 2011 का आपको क्या पूछता है, टैगलाइन या तो थीम पूछेगा आपको। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ध्यान रखना आपको, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये था थीम और ये था लोगो। ठीक है, किसका, 2011 का। और 11 का काफी सारा डाटा भी पूछ लेता है आपको। जैसे यहाँ पे पूछा है कि पहला जो क्वेश्चन है, टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो आपको ध्यान रखना है 1 to 1 करोड़ है ये पॉपुलेशन। अभी तक तो 135 करोड़ के आसपास हो गया इंडिया का जो पॉपुलेशन है। तो 11 के सेंसस जो था उसके रिकॉर्ड के हिसाब से ये होगा आपका आंसर, नंबर ए। और 121 करोड़ के साथ ये था दुनिया का सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, और फर्स्ट में कौन था आपको पता होगा, चाइना। और थर्ड में कौन था बताइए, थर्ड में था यूएसए। ठीक है, फर्स्ट चाइना, सेकंड इंडिया, थर्ड में हो गया यूएसए। फिर और क्या क्वेश्चन आता है सेंसस 2011 से, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा होगा, सबसे ज्यादा लोग कौन सा स्टेट में पाए जाते हैं, यूपी। ठीक है, 2011 के हिसाब से। फिर लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा होगा, लोएस्ट में आपको ध्यान रखना है सिक्किम। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन ये आता है कि लोएस्ट पॉपुलेशन या तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में। ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में कौन सा स्टेट आएगा, तो होगा आपका बिहार। ये दोनों में डिफरेंस समझना, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट है, ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पाए जाते हैं, ज्यादा लोग। ठीक है, बट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो कितना है, मतलब आप सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हो, कम जगह में ज्यादा लोग वाला स्टेट। ठीक है, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट क्या हो जाएगा, बिहार। वैसे ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है क्या, यूनियन टेरिटरी में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका होगा, दिल्ली का होगा। फिर लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका होगा, अंडमान निकोबार का होगा। ठीक है, फिर दूसरा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए साइड में लिख दे रहा हूँ कि लिटरेसी में कौन सा जो स्टेट था सबसे आगे था, हाई लिटरेसी स्टेट बोल सकते हो, हाई लिटरेसी स्टेट बोल सकते हो, कौन था, केरला। ठीक है, और लो लिटरेसी में कौन था, बिहार। ये आपको ध्यान रखना है, इतना सारा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आता है सेंसस से। और अभी का जो पॉपुलेशन 11 का जो सेंसस है उसके हिसाब से जो पॉपुलेशन क्या है 121 करोड़। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। इंग्लिश कौन सा स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज है, आपको पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है। नागालैंड का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या, इंग्लिश। हिंदी कहाँ कहाँ पे चलता है, देखिए हिंदी किसका ऑफिशियल, कौन सा स्टेट का, आप बिहार हो जाएगा, ठीक है, एमपी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। यहाँ पे सारे के सारे हिंदी चलते हैं, ठीक है। जो थोड़ा सा स्पेशल है वो पूछता है, जैसे देखिए आसाम का क्या होगा, आसामी होगा, नहीं पूछेगा। मणिपुर का मणिपुरी होगा, ठीक है, वो नहीं पूछेगा। थोड़ा सा जो हटके है, थोड़ा सा जो यूनिक है उसके बारे में पूछता है। जैसे त्रिपुरा का भी क्या होगा, यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चलता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बाकी जो थोड़ा सा अलग है उसमें ध्यान देना है। JNK जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये पूछता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उर्दू। यहाँ पे क्या डोंगरी भी चलता है बट उर्दू होगा ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर का। वैसे ही पूछता है गोवा, देखिए थोड़ा सा हटके है, कोंकणी, गोवा का क्या होगा, कोंकणी उसका ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगा किसका, गोवा का। फिर कर्नाटक का क्या हो जाएगा, कन्नड़, ठीक है, पता होगा आपको। फिर क्या हो जाएगा, और केरला का, ठीक है, केरला का क्या हो जाएगा, मलयालम। ये ऑफिशियल लैंग्वेज इसके बारे में पूछता है, आपको याद रखना है। 4 या 5 6 तो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विटामिन आर डेवलप्ड बाय, ठीक है, विटामिन को कौन डेवलप किया था, ठीक है। इसका आंसर तो होगा FG हॉपकिंस, बट यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है 2 आंसर में। एक तो हो गया FG हॉपकिंस और एक हो गया सिम्फोंक। 2 आंसर होता है, कभी कभार दोनों ऑप्शन में होता है। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है आपको। अगर पूछा है विटामिन को कौन डेवलप किया था तो आंसर क्या होगा, FG हॉपकिंस। बट अगर ये आपको क्वेश्चन आता है कि विटामिन वर्ड जो है, ये जो विटामिन नाम का वर्ड है ये कौन बनाया था, द वर्ड विटामिन कॉइंड बाय, अगर क्वेश्चन आता है कि जो वर्ड है विटामिन ये कौन दिया था, तो आपका क्वेश्चन जो आंसर हो जाएगा क्या, सिम्फोंक, ठीक है। 2 क्वेश्चन में आपको डिफरेंस समझना है। फिर एडवर्ड जेनर क्या है, एडवर्ड जेनर वैक्सीन्स बनाए थे, जो स्मॉल पॉक्स बीमारी है उसके लिए वैक्सीन्स बनाए थे, ठीक है, मेडिसिन बनाए थे, उसको ये होगा इसका आंसर, एडवर्ड जेनर। फिर रॉबर्ट ब्राउन आपको पता होगा फेमस है क्या डेवलप करने के लिए, न्यूक्लियस डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर रॉबर्ट हुक आपको पता होगा सेल जो एक है डेड सेल, 2 टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन आता है। अगर पूछेगा आपको डेड सेल, ठीक है, का क्या खोज कौन किया था, तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। अगर आपको पूछता है कि लिविंग सेल का खोज कौन किया था, इसका यहाँ पे और एक नाम होगा, आपको ध्यान रखना है, एवी ल्यूनहॉक, ठीक है, एवी ल्यूनहॉक, ये हो जाएगा। लिविंग सेल का खोज कौन किया था, तो एवी ल्यूनहॉक। अगर पूछता है कि डेड सेल का खोज कौन किया था, तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। यहाँ पे 1665 में कुछ हुआ था ये, और ये 1669 में कुछ हुआ था, ऐसे ध्यान रख सकते हो इसको। डेट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट हुक, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, FG हॉपकिंस, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डे एंड डेट से क्वेश्चन है, देखिए व्हेन इज अ वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व, वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, आपका आंसर होगा 7 अप्रैल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। और आपका ये क्वेश्चन बनेगा, ये 2020 का जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट हुआ उसका थीम क्या है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसका थीम सपोर्ट नर्सेस, ठीक है, एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, नर्स को सपोर्ट करना, मतलब यहाँ पे आपको पता होगा कोविड-19 का जो अभी चल रहा है सिचुएशन, उसकी वजह से ये थीम रखा गया है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। फिर 1 में ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर डे, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे, ये 2020 का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसका थीम क्या है, इसका थीम है, देखिए मेंटेनिंग, इसका भी जो कोविड-19 का सिचुएशन के हिसाब से ही बनाया गया है, मेंटेनिंग, आप लोग सकते हो, मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, ठीक है, मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, ठीक है। ये है 1 मई 2020 इंटरनेशनल लेबर डे का थीम 2020 का। बस 18 मई को क्या सेलिब्रेट होता है, ध्यान रखना आपको, वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। हेरिटेज डे क्या होता है, कुछ ऐसे बिल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, मोन्यूमेंट्स होते हैं जो काफी पुराने होते हैं, हिस्टोरिकल होते हैं, यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, सबसे पुराना जो बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब सेलिब्रेट किया जाता है, 18 मई को। इसका थीम अभी तो मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो 18 मई तो नहीं आया 2020 का, तो मैं बता रहा हूँ कि 2019 का जो थीम है, ठीक है, ये क्या है, शेयर्ड आपको ध्यान रखना है, रूरल लैंडस्केप, ठीक है, रूरल लैंडस्केप्स। और 2020 का भी थीम प्रिपेयर हो गया, इसका थीम क्या है, किसका, 18 में वर्ल्ड हेरिटेज डे का 2020 का जो थीम है, इसका थीम लिखिए शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज
एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये 2020 का थीम है, लेकिन अभी तक 2020 का नहीं आया 18 में, इसीलिए आपको 19 का भी बता दिया और 20 का जो आने वाला है वो भी बता दिया। 24 अक्टूबर क्या है, ये है यूएनओ डे। आपको पता होगा यूएनओ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इंटरनेशनल इश्यूज जो भी होते हैं कंट्री से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने का काम ये करता है यूनाइटेड नेशन। और ये 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये एस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर यूएनओ डे, इसका जो थीम है, अभी अक्टूबर है, 24 अक्टूबर मतलब 2020 का ये अक्टूबर नहीं आया है, तो आपको बता रहा हूँ जो थीम 2019 का जो यूएनओ डे सेलिब्रेट हुआ था उसका जो थीम था क्या था, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस, ये है उसका थीम। जो भी आप डेट से क्वेश्चन पढ़ो उसका थीम भी आप याद रखो, जो रिसेंट से, ऐसा नहीं कि आप 4-5 साल पीछे का याद रखना है, जो रिसेंट है उसको याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 9। मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, ऑप्शन से यहाँ पे ABCD देख सकते हो। पहले समझ लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। आपको दो चीज समझना है यहाँ पे, देखिए, जैसे एक हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और एक हो गया पब्लिक सेक्टर, या जिसको गवर्नमेंट सेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, एक हो गया प्राइवेट सेक्टर, एक हो गया पब्लिक सेक्टर। जो कंट्री प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा फोकस करता है उनको, जो कंट्री है उनको क्या कहा जाता है, कैपिटलिज्म। ठीक है, और जो पब्लिक सेक्टर में ज्यादा फोकस करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सोशलिज्म। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है कंट्री का, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्राइस रिलेटेड जितना भी हो गया, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है, इसमें प्राइवेट का ही ज्यादा से ज्यादा रोल होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया यूएसए में ज्यादा से ज्यादा जो डिसीजन मेकिंग है प्राइस रिलेटेड, वो कौन सा है, जो यूएसए का जो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको कहता है कैपिटलिज्म कंट्री, और ज्यादा डेवलप्ड होता है ये। और बाकी हो गया यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड रहेगा, गवर्नमेंट इसका जो भी डिसीजन मेकिंग है गवर्नमेंट के द्वारा होगा, जो प्राइस है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा होगा। ठीक है, और इसको क्या कहा जाएगा, सोशलिज्म। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया यूएसएसआर। मैं रसिया का बात नहीं कर रहा हूँ, यूएसएसआर जो पहले था। ठीक है, रसिया से पहले, अभी रसिया जो है वो तो मिक्स्ड इकोनॉमी में आएगा, तो मैं बात कर रहा हूँ यूएसएसआर का। ठीक है, ये टोटली डिपेंड ऑन प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, फॉर इम्प्रूवमेंट। और यहाँ पे सोशलिज्म या तो या जो पब्लिक सेक्टर के द्वारा यहाँ पे चलता है, सारे कुछ चलता है। बट यहाँ पे जो इंडिया में है, इंडिया में क्या चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब ये भी है और ये भी है। आपको पता होगा इंडिया में क्या है, स्कूल जो है, स्कूल में क्या है, दोनों है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है। आपको पता होगा हॉस्पिटल है इंडिया में, क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत सारे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है। ठीक है, और क्या है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी है और गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट भी है। सारा कुछ जो इंडिया में आप देखोगे क्या है, पब्लिक वाला मतलब गवर्नमेंट वाला भी है, प्राइवेट वाला भी है, इसीलिए इसको इंक्लूड किया जाता है किसमें, मिक्स्ड इकोनॉमी में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट होता है, इसीलिए इसको इंडिया को क्या कहा जाता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आता है इंडिया। और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ही यही होता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का इंक्लूड होना। ठीक है, और इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये सब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। और सबसे बड़ा एग्जांपल किसका, प्राइवेट सेक्टर का या तो कैपिटलिज्म का, यूएसए हो गया, और सोशलिज्म या तो पब्लिक सेक्टर का जो शुरुआत जहां से हुआ था, ठीक है, आइडियोलॉजी का, तो ये हो गया यूएसएसआर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। ठीक, ऐसा कौन सा माउंटेन रेंज है जो एशिया को यूरोप से अलग करता हो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले बता दूं आपको, इसका आंसर हो जाएगा यूरल। ठीक है, यूरल माउंटेन रेंज। पहले इसको ये मैप के साथ थोड़ा सा आसान समझते हैं। जब भी आप ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब डिस्कस करोगे या तो पढ़ोगे, अच्छा यही रहेगा कि आप मैप बेस्ड करो। ठीक है, मैप में क्या होता है, देख के चीज याद हो जाते हैं जल्दी और कंफ्यूजन भी नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा पहले आपको ओवरव्यू दे दूं मैप का। ये वर्ल्ड ज्योग्राफिकल मैप है, और यहाँ पर आपको पता होगा वर्ल्ड में कितना होता है, 7 कंटिनेंट होता है, महादेश कितना होते हैं, 7 होते हैं, और 7 ओशियंस होते हैं, मतलब महासागर जिसको बोलते हैं, 5 होते हैं, 7 बोल रहा हूँ, सॉरी, 5 महासागर होते हैं और 7 महादेश होते हैं। और 7 जो महादेश होते हैं उसमें कौन सा होगा, देखिए, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका, फिर आपका ये हो गया क्या, अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया अफ्रीका, और आपको पता होगा यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। फिर यहाँ पे हो गया आपका क्या, एशिया, ये वाला एशिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या, यूरोप।
फिर आपका ये पूरा बिलो देखिए नीचे एक दिख रहा है ऐसे करके, एक रहेगा क्या कंटिनेंट रहेगा जिसको क्या बोलेंगे, एंटार्क्टिका बोलेंगे। ठीक है, 7 हो गया। फिर 7 महादेश हो गया। 5 महासागर कौन कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पे ये वाला हो जाएगा आपका पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। ठीक है, पैसिफिक ओशियन। ये वाला हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, और ये इंडिया, देखिए ये वाला है इंडिया का स्ट्रक्चर। इंडिया का नीचे क्या हो जाएगा आपका, इंडियन ओशियन हो जाएगा। हो गया कितना, 3। फिर नीचे आ जाएगा यहाँ पे एंटार्क्टिक ओशियन हो जाएगा। फिर ऊपर आ जाएगा क्या, आर्कटिक ओशियन आ जाएगा। ठीक है, 5 महासागर और 5 महादेश। इसमें से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे ये जो नॉर्थ अमेरिका है, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दूँ, ये होगा नॉर्थ अमेरिका, ये हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, सही कर लेना, कभी कभार गलत हो जाता है। तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सा जो माउंटेन्स मिलते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। जो आपको पता होगा रॉकी माउंटेन, सुने होंगे आप, रॉकी माउंटेन। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे पूरा फैला हुआ है रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन कहाँ पे होता है, नॉर्थ अमेरिका। वैसे साउथ अमेरिका में क्या होता है, साउथ अमेरिका में होता है एंडीज, काफी नाम सुना होगा। वर्ल्ड का सबसे बड़ा भी होता है ये, जो क्या होता है, लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड बोलोगे। ठीक है, 7200 किलोमीटर। ठीक है, इसका लेंथ अगर ये पूछेगा आपको, 7200 किलोमीटर। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बोलेंगे माउंटेन रेंज कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, एंडीज। कौन सा, साउथ अफ्रीका, एंडीज। नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया, रॉकी हो गया यहाँ पे। फिर आपका आ गया अफ्रीका। अफ्रीका में होता है अटलस। ठीक है, अटलास माउंटेन। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला आपको जो पर्सन दिख रहा है अंदर की तरफ, ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये एक सी है, सागर, मेडिटेरियन सी। और ये वाला अंदर की तरफ आपको एक पर्सन दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया रेड सी। ठीक है, यहाँ पे भूमध्य सागर या तो यह लाल सागर, रेड सी। और यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट करने वाला एक कैनल है। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है। ठीक है, क्या है ये कैनल का नाम, क्या है, स्विच कैनल। स्विच कैनल या तो स्विच कैनल बोलते हैं, स्विच कैनल। ठीक है, कौन सा, देखिए आपको क्वेश्चन ये आएगा, स्विच कैनल कनेक्ट्स बिटवीन, आपको आंसर करना है मेडिटेरियन सी। ठीक है, भूमध्य सागर एंड रेड सी, लाल सी। ठीक है, लाल सागर को कनेक्ट करता है ये दोनों, कौन सा, स्विच कैनल। फिर देखिए यूरोप और अफ्रीका को एशिया से अलग करने का काम भी यही करता है, कौन सा, स्विच कैनल और ये रेड सी। फिर वैसे यूरोप एंड एशिया को अलग करने का काम कौन करता है, जो क्वेश्चन में पूछा था वो हो गया यूरल माउंटेन। कहाँ पे है, यहाँ पे स्थित है, कुछ इस तरह का यूरल माउंटेन यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे आपको बता दूं, ये वाला जो पर्सन आपको दिख रहा है, ये है ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी, काला सागर बोल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो पर्सन है तो दिख रहा है आपको, ये है कैस्पियन सी। ठीक है, कैस्पियन सागर। ठीक है, और ये दोनों के बीच में एक पर्वत है। ठीक है, माउंटेन है, कैकेसियस माउंटेन बोला जाता है इसको, क्या, कैकेसियस माउंटेन, कैकेसियस माउंटेन। ठीक है, ये, और ये जो कैस्पियन सी है, इसके ऊपर से लेकर पूरा यहाँ तक फैला हुआ है क्या, यूरल माउंटेन। ये कौन सा माउंटेन है, यूरल माउंटेन फैला हुआ है। और वही क्वेश्चन था, ये हो गया एशिया, ये हो गया यूरोप। एशिया को यूरोप से अलग करने का काम कौन सा माउंटेन करता है, तो ये वाला जो पर्सन है, ये पूरा का पूरा यूरल माउंटेन है। किसके ऊपर, ये कैस्पियन सी के ऊपर वाला पर्सन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा ये सब। इसलिए जब भी आप देखो, ज्यादा से ज्यादा चीज याद कर सकते हो ज्योग्राफी में। अगर आप क्या मैप लेके इसको करो, मैप कुछ ज्यादा नहीं है, 2-4 रुपया का आ जाता है। मैप लेके उसमें प्रैक्टिस करो, जो भी क्वेश्चन मैप बेस्ड होगा उसमें प्रैक्टिस करने से सही रहेगा मेरे हिसाब से। और आपको ये पता होगा ये क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड होता है। ठीक है, वर्ल्ड का। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड। और आपको एंडीज बता दिया। वैसे ही देखिए, ये अफ्रीका बता दिया आपको, अटलास। वैसे एशिया में कौन सा माउंटेन है आपको पता होगा, इंडिया में सबसे जो फेमस है, आपको नाम पता ही होगा, क्या, हिमालय माउंटेन। ठीक है, हिमालय माउंटेन फेमस है इंडिया में, सॉरी, हाँ ठीक है, हिमालय माउंटेन जो है इंडिया में फेमस है। और हिमालय इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे जो हाइट है, हाईएस्ट, ये हो गया, एंडीज क्या हो गया, लार्जेस्ट। ठीक है, या तो लॉन्गेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, और ये हो गया हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट मतलब क्या, हाइट ज्यादा है इसका। हाइट कितना है, 8848 मीटर। ठीक है, 8848 इसका हाइट है। माउंट एवरेस्ट जो है इसका, ठीक है, पीक जो है इसका सबसे ज्यादा हाइट है किसका, हिमालय का। ये हो गया एशिया का, ये हो गया अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंडीज, नॉर्थ अमेरिका रॉकी। ये सबको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। और आपको ये ध्यान रखना है, जो 7 कंटिनेंट है, 7 कंटिनेंट है, उसमें सबसे बड़ा क्या है, एरिया वाइज। ठीक है, आपको बता देता हूँ पहले, एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, पहले आएगा एशिया। ठीक है, फिर आएगा क्या, अफ्रीका। एरिया वाइज बता रहा हूँ, मतलब एरिया के वाइज सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, एशिया, अफ्रीका। फिर आएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर आएगा आपका साउथ अमेरिका। फिर आएगा आपका क्या, एंटार्क्टिका। ठीक है, फिर आएगा आपका यूरोप। फिर आएगा क्या आपका क्या बच गया, ऑस्ट्रेलिया।
ठीक है, ये एरिया वाइज क्या हो गया, बड़ा से छोटा। ठीक है, फिर आपको अगर पूछेगा पॉपुलेशन वाइज, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा, ये साइड में लिख दे रहा हूँ ऊपर में। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा तो वही एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, ये चेंज नहीं होगा चाहे एरिया हो पॉपुलेशन हो। फिर एशिया अफ्रीका के बाद यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, आएगा यूरोप। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज फिर आएगा नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर और क्या बच गया, ऑस्ट्रेलिया फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा अंटार्कटिका। ये हो जाएगा पॉपुलेशन वाइज, ये हो जाएगा एरिया वाइज, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका जो लाइक है वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। ज्यादा से ज्यादा आपके लिए जो पार्ट है ये सीरीज का जल्दी लेके आएंगे और काफी अच्छा क्वेश्चन से लेके आएंगे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो भी है। और फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है हमारा अर्थ, प्यारा भारत कितना अच्छा लगेगा, प्यारा जो विश्व है काफी प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर दीजिए। और नमस्कार, जय हिंद।